सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 19 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बुक से है। क्या कह रहा है प्रश्न कि अभी क्लारा एंड द सन उपन्यास को, नॉवल को किसने लिखा है? तो आंसर होगा काजुओ इशिगुरो ने। तो काजुओ इशिगुरो, क्या इनका नाम आपने पहले कभी सुना है? तो आपको बता दूं 2017 का साहित्य का यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता था इन्होंने। ये जापान के हैं काजुओ इशिगुरो और इन्होंने ही अभी एक नया नॉवल लिखा है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, जिसे मार्च 2021 में लॉन्च किया जाएगा। तो भैया ये प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये जो काजुओ इशिगुरो है 2017 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। अब आपके लिए एक प्रश्न बनेगा, यहाँ से आपको बताना है 2019 में लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, और ये आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी दिनकर पटेल की बात करेंगे, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। इन्होंने दादा भाई नौरोजी की एक बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। मेघा मजुमदार की बात करेंगे, बर्निंग नाम का उपन्यास इन्होंने लिखा था। और जेके रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज लिखी है इन्होंने, और अभी इन्होंने एक नई बुक लिखी थी द इकाबोग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाने का निर्णय लिया था? तो आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। तो कर्नाटक की सरकार ने राज्य में मास्क, सैनिटाइजर, हाथों को साबुन से धोना और सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को समझाने के लिए 18 जून को मास्क दिवस मनाया। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या रहा? कोरोना से लड़ाई में इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को जागरूक करना। अब बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल इसकी बेंगलुरु है और काफी सारी चीजों का यहाँ पे हेडक्वार्टर है, जैसे कि इन्फोसिस का यहाँ पर है, विप्रो का यहाँ पर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का यहाँ पर है और इसरो का भी हेडक्वार्टर यहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? बेंगलुरु को ही कहते हैं। आपको याद होगा बेंगलुरु भारत का पहला सिटी बना था अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला। आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसी को कहते हैं। और इसी तरह से आपको याद होगा 2019 में डिजिटल लेन देन के मामले में सबसे आगे था आपका बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कर्नाटक जिस कारण से अभी न्यूज में था। जैसे कि कर्नाटक सरकार ने अभी जन सेवक योजना शुरू की थी, आप्त मित्र एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था और एक नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान भी शुरू किया था। इसके अलावा बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने प्राण वायु नाम का एक श्वसन स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया था। और अभी कुछ समय पहले मौसम की बाढ़ की चेतावनी देने के लिए बेंगलुरु में मेघ संदेश नाम से एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और अभी कर्नाटक सरकार ने 5वीं कक्षा तक ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। उसके अलावा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला एयरपोर्ट भी बना था। इसी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। और अभी आपको याद होगा इस केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने स्काई ट्रैक्स पुरस्कार भी जीता था। बाकी यहाँ पे आपको बांदीपुर नेशनल पार्क मिलेगा, अंशी नेशनल पार्क मिलेगा, बैनरगट्टा नेशनल पार्क मिलेगा, नागरहोल नेशनल पार्क मिलेगा। इसके अलावा पिछले साल ही कर्नाटक के बुक्कापटना को दूसरा चिंकारा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो इन सब कारण से अभी कर्नाटक न्यूज में था, ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा वोल्कान बुजकिर को। वोल्कान बुजकिर ये कहां से हैं? ये टर्की से हैं। और अभी इन्हीं को 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी अभी। थियरी डेलापोर्ट की बात करेंगे, विप्रो के एमडी सीईओ बने। और मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष इनको चुना गया। ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 75वां सेशन होगा, ये कब से कब तक होगा? 15 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक चलेगा। यूनाइटेड नेशन की बात कर लेते हैं तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और यही कारण है कि हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। और कई बार मैं आपको बता चुका हूँ 24 अक्टूबर को और भी इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड पोलियो डे, जैसे कि नेशनल फूड डे। याद रखना, नेशनल फूड डे बोल रहा हूं मैं, वर्ल्ड फूड डे नहीं बोल रहा हूं। वर्ल्ड फूड डे हम कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं?
क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को इसीलिए। और आपके फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर अगर मैं पूछ लेता तो आप क्या जवाब देते? रोम, इटली में। बाकी यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और ये कहां से हैं? ये पुर्तगाल से हैं। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। अच्छा, पुर्तगाल से एक आपकी फुटबॉल प्लेयर भी है, क्या नाम है उनका? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, यूनाइटेड नेशन से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसको चुना था? टीएस तिरुमूर्ति को चुना था। और यूनाइटेड नेशन से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा कुबाटबेक बोरोनोव। अच्छा, ये प्रश्न तो आपको याद होगा, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। किर्गिस्तान के जो अभी तक प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका? मुखमल्दकली अबिलगाजिएव। इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अब इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कौन? कुबाटबेक बोरोनोव। इनको किर्गिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। तो नाम याद रखना, कुबाटबेक बोरोनोव। बाकी मुस्तफा अल कदीमी की बात करेंगे, इराक के नए प्रधानमंत्री बने। जोरान मिलनोविच क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने थे, इसी साल बने, ये सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं। और रॉबर्ट अबेला माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने ये। बाकी किर्गिस्तान की बात है तो ये रहा मैप में किर्गिस्तान। कैपिटल बिश्केक है, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम और प्रेसिडेंट कौन है? सोरोनबाई जीनबेकोव। बढ़ते आगे। फिर है, केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहां से शुरू करेगी? तो आंसर होगा बिहार से। तो अभी घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू करेगी केंद्र सरकार। और इसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से लॉन्च करेंगे। तो इसके जरिए केंद्र सरकार की कोशिश है कि स्किल्ड लेबर को उसकी क्षमता के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से काम दिया जाए। तो इसके जरिए केंद्र सरकार की कोशिश है कि स्किल्ड लेबर को उसकी क्षमता के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से काम दिया जाए। तो ये अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक चलेगा। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। अब इसे बिहार से लॉन्च किया जाएगा। तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल क्या है? पटना है। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। अच्छा, बात करेंगे अगर पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम क्या है? संजय करोल है। और बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को मनाते हैं। और आपको याद होगा 22 मार्च को एक इंपॉर्टेंट डे भी मनाते हैं। अच्छा, ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, 22 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं? आपका काम और आसान कर देता हूँ, आपको ऑप्शन दे देता हूँ। वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं या वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं? अब आप बताओ। इसके अलावा अभी बिहार सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और आप याद रखना, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका बिहार में ही है। क्या नाम है? विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके अलावा एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? तो ये बिहार की है। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। लेकिन पिछले साल ही कोसी मोची जोड़ परियोजना को मंजूरी भी मिल गई है। और इसके अलावा बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, टर्टल रिहेबिलाइजेशन सेंटर। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 जून को। अच्छा, 18 जून को ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे तो मनाया जाता है, पर ये होता क्या है गैस्ट्रोनॉमी? इसे हिंदी में बोलते हैं पाक कला, या और भी सिंपल शब्दों में कहूं तो भोजन बनाने की कला को कहा जाता है गैस्ट्रोनॉमी। तो दुनिया भर में टिकाऊ गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे मनाया जाता है। कब? हर साल 18 जून को। अच्छा, गैस्ट्रोनॉमी से आपको कुछ याद आया होगा, 2019 में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया था, हैदराबाद को और मुंबई को। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में शामिल किया था और मुंबई को फिल्मों के क्षेत्र में। बाकी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जब भी इंपॉर्टेंट डे आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट डेज में स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, तो उनको देख देख करके आप साथ साथ बोलना।
1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया। फिर 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मनाया। 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में मनाया और 15 जून को एक ग्लोबल विंड डे भी मनाते हैं। फिर 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के रूप में मनाया। तो जून के ये इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको रिवाइज कराई, आपको याद रखने, बढ़ते आगे। अच्छा गाइज, एक और इम्पोर्टेंट सूचना है आप सभी लोगों के लिए। अभी जनवरी से लेके मिड जून तक यानी कि 15 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट एम्बेसडर यानी कि राजदूत या हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त हम लोगों ने पढ़े हैं, उन सभी का ऑडियो बना करके सुबह 9 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा आज। तो अगर आपने मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अगर आपने खबरी एप्लीकेशन पे मुझे फॉलो नहीं कर रखा, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो रिविजन का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे क्लिक करके आप उस ऑडियो को सुन सकते हो। और मैं आपको बता दूं, बहुत बेहतरीन तरीके से ऑडियो समझाया गया है, ऐसा आपको ऑडियो कहीं नहीं मिलेगा, तो आप वो जरूर सुन लेना ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए भी बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गवर्नर ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, अच्छा उनका नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। और इन्होंने डाक विभाग के द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, और न सिर्फ हिस्सा लिया, वो विजेता भी रहे। तो अभी डाक विभाग ने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2.5 आकर पत्र लेखन प्रतियोगिता का संचालन किया, जिसका विषय था प्यारे बापू आप अमर हैं। फिर हाल ही में शारजाह वर्ल्ड स्टार ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो आंसर होगा शाकिरयार मामेदिरोव। तो अभी हाल ही में आयोजित शारजाह वर्ल्ड स्टार ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में अजरबैजान के शाकिरयार मामेदिरोव विजेता रहे, जबकि भारत के पेंटाला हरिकृष्णा उप विजेता रहे, सेकंड नंबर पे रहे। बाकी पी मंगेश चंद्रन की बात करेंगे तो इन्होंने कुछ समय पहले ही इंग्लैंड के हेस्टिंग्स में 95th हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस का खिताब जीता था। बाकी कोनेरू हम्पी ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था, और इस तरह से ये दूसरी भारतीय बन गई थी विश्वनाथ आनंद के बाद ये चैंपियनशिप जीतने वाली। और महिलाओं में बात करेंगे तो पहली भारतीय महिला थी ये चैंपियनशिप जीतने वाली। बाकी विश्वनाथ आनंद, मैंने अभी बोला आपको, ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, और अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आ रही है और उसका नाम क्या है? माइंड मास्टर। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं हम? तो ये भी याद रखना, 20 जुलाई को मनाते हैं। बढ़ते आगे। फिर बीसीसीआई लोकपाल का नाम आपको बताना है, और इनका नाम आपसे क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो आंसर होगा डीके जैन। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई लोकपाल जो कि हैं जस्टिस डीके जैन, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इनका नाम आपने पिछले साल ही सुना होगा, फरवरी 2019 में बीसीसीआई के पहले लोकपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, और उसके बाद इन्हें बीसीसीआई के आचरण अधिकारी यानी कि एथिक्स ऑफिसर भी बनाया गया था, और अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बाकी पिनाकी चंद्र घोष की बात करेंगे, भारत के पहले लोकपाल बने थे ये पिछले साल। तो लोकपाल था, तो मैंने आपको ये दोनों पॉइंट याद करा दिए। बाकी नरेंद्र बत्रा की बात करेंगे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष है, इनका भी कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। और के वेणुगोपाल, आप जानते हो ना, अटॉर्नी जनरल है, और इनका नाम भी अभी न्यूज में था क्योंकि इनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बाकी बीसीसीआई की बात कर लें तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फुल फॉर्म हो गई। स्थापना 1928 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में है। इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। कौन से नंबर के हैं? 39 नंबर के हैं। सौरव गांगुली से आपको याद होगा जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें भारत का गुडविल एम्बेसडर इनको बनाया गया है। और बीसीसीआई के सचिव का नाम क्या है? जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं ये। इसके अलावा अभी बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया था 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारत को कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैंने आपको पीछे बोला था कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आंसर होगा 2 साल के लिए। तो अभी भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल हो गया है। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। तो अभी भारत ने 2020 और 21 के लिए
एशिया प्रशांत श्रेणी में गैर स्थायी नॉन परमानेंट सीट जीती है। एक्चुअली आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं जो कि 2-2 साल में बदलते रहते हैं। तो उन्हीं 10 अस्थायी सदस्यों में भारत ने ये सीट जीती है। अच्छा, वो 5 परमानेंट मेंबर में कौन कौन से कंट्री आते हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं इसके, और अभी भारत नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल हो गया है 2 सालों के लिए। अच्छा, भारत अभी एक आध और कारण से न्यूज में था, जैसे कि अभी भारत ने अपना पहला देशव्यापी गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IGX नाम से लॉन्च किया था। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइन पर डबल स्ट्रेक ट्रेन को संचालन करने वाला पहला देश भी बना था। तो ये भी याद रखना। बाकी यूनाइटेड नेशन के बारे में पीछे हम देख ही चुके हैं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा 2 को। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है, और इस 20वीं 100 टेक्नोलॉजी पायनियर्स कंपनियों की लिस्ट में 2 भारतीय कंपनियां हैं। कौन कौन सी? जेस्ट मनी और स्टीलैब्स। ये जो जेस्ट मनी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लोगों को किफायती लोन सुविधा देती है, और स्टीलैब्स ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर बेस्ड एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो कि डेयरी आपूर्ति श्रृंखला के डिजिटलीकरण पर काम करती है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1971 में हुई। कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और इसके हेड है क्लॉस स्वेब। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आपको याद होगा, इसने कहा है कि ये 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी करेगा। कहां पे? दावोस स्विट्जरलैंड में। और आपको याद होगा इसी साल की शुरुआत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक भी हुई थी स्विट्जरलैंड के दावोस में, और वहीं पे इसने ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 जारी की थी, जिसमें भारत 76 नंबर पे था और टॉप पे था डेनमार्क। और उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया था, जिसमें भारत 72 नंबर पे था और टॉप पे था स्विट्जरलैंड। और उसके अलावा अभी कुछ समय पहले, मार्च या अप्रैल की बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी जारी किया था, जिसमें भारत 74 नंबर पे था और टॉप पे था स्वीडन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखने। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की IT गवर्नर्स कम्युनिटी के चेयरमैन बने थे कौन? C विजय कुमार। ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ रेट वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा -4%। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2020-21 के लिए -4% रह सकती है, जबकि अगले वित्त वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2021-22 में ये 5% तक आ सकती है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा फिच रेटिंग ने भी अनुमान लगाया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट -5% रह सकती है। उसके अलावा अगले वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ये जो भारत की GDP है ये प्लस का 9.5% हो जाएगी, ऐसा फिच रेटिंग ने कहा था। और वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था कि वित्त वर्ष 2020-21 में ये -3.2% तक रह सकती है। और OECD ने भी कहा है कि -3.7% रह सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। मैंने आपको सारे रिवाइज करा दिए जो भी कुछ दिन पहले ही न्यूज में रहे। बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे। स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और फिलीपींस से आपको क्या याद आया? फिलीपींस में अभी भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया था शंभू एस कुमारन को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने थे कौन? मात्सुको असकावा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि मकड़ियों की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा गया अभी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है, इसे लाइक और शेयर करना भूल गए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना।